हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर सेकेंड एग्जामिनेशन 2024 का पेपर है, जो सिक्स्थ पेपर है, फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। तो प्लांट पैथोलॉजी की बात करते हैं दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, क्योंकि 4 क्रेडिट का पेपर होता है और इसमें हम बहुत ज़्यादा कुछ अपने से बना के लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही की पॉइंट मांगता है और इसमें बहुत ही एक्चुअली लिखना पड़ता है। प्लांट पैथोलॉजी की बात करते हैं दोस्तों, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है। आइए बात करते हैं दोस्तों इस पेपर के बारे में। तो प्लांट पैथोलॉजी का पेपर दोस्तों क्या है कि 2 घंटे का पेपर होता है, 50 नंबर का होता है, जैसा कि, और 50 नंबर हम लोग का मिड और प्रैक्टिकल से होता है। यदि बात करते हैं दोस्तों सेक्शन की, तो प्लांट पैथोलॉजी का जो हमारा पेपर है 3 सेक्शन में होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए की बात करते हैं दोस्तों, तो ये 10 नंबर का होता है, 5 क्वेश्चन होते हैं इसमें, 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 1 लाइनर होते हैं दोस्तों। इसको 1 लाइनर क्वेश्चन में लिखने का प्रयास करते हैं। तो सेक्शन बी की बात करते हैं दोस्तों, तो ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है, इसका वर्ड लिमिट 200 होता है और ये दोस्तों इसमें 4 क्वेश्चन करना होता है, इसमें कभी कभी 6 क्वेश्चन, कभी कभी 5 क्वेश्चन दिया रहता है। और सेक्शन सी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसको ब्रॉड में लिखना होता है हम लोगों को, विस्तार से लिखना होता है, लॉन्ग आंसर। और 2 क्वेश्चन इसमें करना होता है हम लोगों को दोस्तों, और कभी 4 क्वेश्चन दिया रहता है, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी दिया रहता है। तो आइए दोस्तों इस पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। पहले सेक्शन ए से सॉल्व करना शुरू करते हैं। सेक्शन ए की बात किया जाए दोस्तों, सेक्शन ए क्या है दोस्तों, 1 लाइनर है, 1 लाइनर है दोस्तों। तो इसमें हम लोग देखते हैं पहले कैसे रहता है। जैसे दोस्तों दिया है थैलस। दोस्तों थैलस क्या है, क्या दिया है, थैलस दिया है। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो क्या दिया है थैलस के बाद, डिजीज ट्रिंगल। डिजीज ट्रिंगल क्या है, आगे फिर दिया सोमैटिक स्ट्रक्चर ऑफ फंगी। दोस्तों बात यह करते हैं, इसमें हम लोग बहुत कुछ बना के नहीं लिखते हैं, इसमें जो की पॉइंट हो उसी को लिखिए। तो 1 लाइनर क्वेश्चन, 2-2 नंबर क्वेश्चन होता है, बहुत ज़्यादा इसमें बनाने बनाने का अगर कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से थोड़ा सा डालने की कोशिश करेंगे, तो हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, गलत हो जाता है। और जो टीचर को जो चाहिए आंसर, वो आंसर हम लोग दे नहीं पाते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं, पहले थैलस की बात करते हैं। दोस्तों थैलस होता क्या है, दोस्तों थैलस जो है ना, एक प्रकार का शरीर संरचना है। क्या है, एक प्रकार का बॉडी का ही संरचना है, जो कुछ निचले निचले पौधे और शैवाल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों, जो कुछ निचले पौधे जो होते हैं और जो शैवाल होती है, मतलब कुछ बहुत छोटे पौधे जो होते हैं निचले स्तर के, और शैवाल होते हैं, उसमें पाई जाती हैं। क्या दोस्तों, थाइलस में विशिष्ट जड़ें, तने या पत्तियां नहीं होती। क्या दोस्तों, थाइलस में कोई विशेष जड़, तना, पत्ती आदि नहीं होती है। जैसे कि उच्च पौधे, जो बड़े पौधे होते हैं, जिसमें बड़े पौधे में लोग क्या होता है, जड़ें, तना होता है, पत्तियां होती हैं, बट उसमें नहीं होती है, शैवाल में पाई जाती है थाइलस। जी बात आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या डिजिट ट्रिंगल रोग त्रिभुज क्या है दोस्तों। जो दोस्तों बात करते हैं डिजिट ट्रिंगल ट्रिंगल का, तो डिजिट ट्रिंगल क्या है दोस्तों, एक संकल्पना है जो पौधों को रोग के विकास को समझने में मदद करती है। क्या है दोस्तों, एक परिकल्पना है, यानी संकल्पना है, जो पौधों को रोग के विकास को समझने में मदद करती है। यह त्रिभुज 3 मुख्य घटकों के बीच का संबंध दर्शाता है, जो रोग विकास के लिए आवश्यक होता है। इसके 3 मुख्य जो दोस्तों घटक क्या है, होस्ट है, पैथोजन है और इन्वायरमेंटल है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या है, सोमैटिक स्ट्रक्चर ऑफ फंगी। कवकों का जो क्या है दोस्तों, कायिक संरचना लिखना है। दोस्तों जो कवक होते हैं, फंगी होते हैं, तो फंगी का दैहिक संरचना उनकी वृद्धि और विकास के लिए विशिष्ट होती है। फंगी में दैहिक संरचना मुख्य रूप से हाइपा और माइसेलियम में बनी होती है। किसमें दोस्तों, हाइपा और माइसेलियम में बनी होती है, किसकी, फंगी की। इसमें अगर बात करें दोस्तों, यदि हम लोग बात करें कि फंगी का जो मुख्य संरचना क्या क्या है दोस्तों, तो हाइपा है, माइसेलियम है, और कभी कभी दोस्तों सेप्टा और काइनसाइटिक हाइपा भी हो जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्या दिया है, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। दोस्तों प्लांट पैथोलॉजी हम पढ़ तो रहे हैं, बट इसका उद्देश्य क्या है। प्लांट पैथोलॉजी का हम लोगों को पढ़ना गया, प्लांट पैथोलॉजी का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से है। दोस्तों प्लांट पैथोलॉजी का हम लोग उद्देश्य है रोग को पहचान लेना, प्लांट में कौन सा डिजीज लगा है उस रोग को पहचाना, रोग के कारण को समझना कि ये जो डिजीज लगा है किस कारणों से लगा हुआ है। उसके बाद बात करें दोस्तों रोग का प्रबंधन करना, कैसे प्रबंधन होगा, उसका नियंत्रण करना, कैसे नियंत्रण होगा, पौधों का जो प्लांट की सुरक्षा प्रदान करना, उत्पादकता में सुधार करना। ये क्या है दोस्तों, प्लांट पैथोलॉजी का क्या है, ऑब्जेक्टिव है।
यदि बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, क्या दिया है, बायोटिक एंड एबायोटिक डिजीज, जैविक एवं अजैविक रोग क्या है। दोस्तों पहले हम लोग बात करते हैं बायोटिक डिजीज। तो बायोटिक डिजीज क्या है, बायोटिक डिजीज क्या है, रोग कारकों के, या जैविक रोग जीवित रोग कारकों जैसे कि फंगी, बैक्टीरिया, वायरस, निमोटोड्स या अन्य जीवों के कारण होता है। क्या क्या कहते हैं, तो बायोटिक कैसे होता है दोस्तों, जो बायोटिक रोग डिजीज होता है ये हमारे फंगी, बैक्टीरिया, वायरस, निडोट्स या अन्य जीवों के कारण होता है। क्या, बायोटिक। यदि हम लोग एबायोटिक की बात करते हैं दोस्तों, तो एबायोटिक रोग पर्यावरणीय और रासायनिक कार्यों जैसे तापमान, आर्द्रता, पोषक तत्वों की कमी से दिखाई देता है। बायोटिक की बात करते हैं दोस्तों, तो बायोटिक हमारे क्या आता है, जीवों के द्वारा दिखाई देता है, जैसे फंगी हो गया, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया। तो एबायोटिक की बात करते हैं दोस्तों, तो हमारे जो भाई पर्यावरणीय कारक हो गया, रासायनिक कारक हो गया, तापमान हो गया, आर्द्रता हो गया, इसके कारण एबायोटिक डिजीज होता है। बात करते हैं दोस्तों सेक्शन बी की, बात किया जाए तो दोस्तों सेक्शन बी जो हमारा दोस्तों है, तो सेक्शन बी में हमको 4 क्वेश्चन करना होता है, कभी कभी 6 क्वेश्चन दिया रहता है, कभी कभी 5 क्वेश्चन दिया रहता है। तो हमको वही क्वेश्चन उठाने के सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन आसानी से हमको समझ में आए, जो क्वेश्चन बहुत कठिन लगे उसको छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर फंगी, फंगी क्या है। एंड आगे चलते हैं, डिस्क्राइब द स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फंगी, फंगस। तो पहले हम लोग लिखना है फंगस किसे कहते हैं, फंगी का डिफिनेशन लिखना है, इसका इंपॉर्टेंट क्या है और स्कोप क्या है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि फंगस हमें हमेशा हानि ही पहुंचाए, फंगस हमें बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इससे बहुत लाभ भी है। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो पहले फंगस का डिफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों। तो फंगस एक समूह के जीव हैं जो अपने विशिष्ट लक्षणों और जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। जो दोस्तों फंगी होते हैं ये यूकैरियोटिक होते हैं, और वो पौधे, जानवर और अन्य जीवों से अलग होते हैं। क्या होते हैं, ये यूकैरियोटिक होते हैं, ये पौधे, जानवर, जीव से अलग होते हैं। यदि बात करते हैं दोस्तों फंगी की विशेषताएं की बात करते हैं दोस्तों, तो फंगी की जो विशेषता क्या है दोस्तों, ये हाइपा और माइसेलियम होता है, इसमें पोषण होता है और प्रजनन होता है। आइए दोस्तों हम आगे देखते हैं इसका, क्या देखते हैं, डिस्क्राइब द स्कोप, फंगी का स्कोप क्या है दोस्तों। तो फंगी का दोस्तों बहुत स्कोप है, जैसे दोस्तों शोध में क्षेत्र में, जो हम शोध का क्षेत्र करते हैं उद्देश्य, उसमें भी इसका स्कोप है। व्यवसाय में दोस्तों, व्यवसाय में भी फंगस का बहुत ज़्यादा स्कोप है। आगे के विज्ञान के क्षेत्र में दोस्तों, विज्ञान के क्षेत्र में फंगी का बहुत ज़्यादा स्कोप है। आगे दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट देखते हैं दोस्तों, इसका इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों। दोस्तों फंगी का इंपॉर्टेंट जो बात करते हैं दोस्तों, कि अपघटन में, पोषक चक्र में, पारिस्थितिकी तंत्र में, और उसके बाद पैथोजेनेसिस में का इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं दोस्तों क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्ट एंड मेथड ऑफ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फंगी। क्या दोस्तों दिया है, डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्ट एंड मेथड ऑफ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फंगी। जो दोस्तों क्या है, कवक का जो मुख्य लक्षण तथा लैंगिक जनन के बारे में हम लोगों को देखना है। क्या देखना है दोस्तों, जो लैंगिक जनन इसमें कैसे होता है और अलैंगिक जनन कैसे होता है। तो दोस्तों ये बात करते हैं पहले पहले हम लोग बात कर लेते हैं एसेक्सुअल की, बात कर लेते हैं दोस्तों। एसेक्सुअल की बात करते हैं दोस्तों, तो पौधों में अलैंगिक प्रजनन समान तरीका से, जैसे कि वे अपनी संख्या में बढ़ाते हैं और फिर फैलते हैं और फिर स्पोर बनाते हैं और फिर विकसित हो जाते हैं। क्या करते हैं, स्पोर बना के विकसित हो जाते हैं। तो इसका तरीका की बात करते हैं दोस्तों, कोनिडिया होता है और स्पोरुलेशन होता है। कोनिडिया की बात करते हैं दोस्तों, तो कई फंगी अलैंगिक स्पोर जैसे कोनिडिया बनाते हैं जो हवा या पानी द्वारा फैलते हैं। यदि स्पोरुलेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो जो फंगी होता है स्पोर बनाकर अलैंगिक प्रजनन करता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग सेक्सुअल की, सेक्सुअल की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो सेक्सुअल क्या है, फंगी का सेक्सुअल दोस्तों, जो फंगी में सेक्सुअल होता है दोस्तों, वो संयोजन और मेयोसिस के कारण बनता है और आनुवंशिक विविधता के कारण होता है। अब इसके नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, हम लोग क्या देखते हैं, व्हाट आर पैनोरेजेमिक प्लांट पैरासिस्ट, गिव देयर क्लासिफिकेशन। अर्थात दोस्तों क्या है, पुष्पोद्भिज परजीवी से आप क्या समझते हैं, इसका वर्गीकरण करना है। क्या करना है दोस्तों, वर्गीकरण। पहले दोस्तों पहले हम ये देख लेते हैं पुष्पोद्भिज परजीवी है क्या, पुष्पोद्भिज परजीवी है क्या, पहले इसके बारे में हम लोग बात करते हैं।
तो दोस्तों देखते हैं हम लोग पुष्पोद्भिज परजीवी से आप क्या समझते हैं। दोस्तों पहले पुष्पोद्भिज जो हम लोग हैं इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं पहले। तो पैनरोगेमिक की जो बात करते हैं दोस्तों, पैनरोगेमिक की, ये जो क्या होता है, पूर्ण परजीवी होता है, इसमें अर्ध परजीवी होता है। तो पूर्ण परजीवी में जो होता है ये पौधे पूरी तरह परपोषी पौधे पर निर्भर होते हैं और खुद का प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। जैसे दोस्तों कुस्कुटा हो गया। और यदि हम लोग अर्ध परजीवी की बात करते हैं दोस्तों, ये पौधे जो होते हैं हद तक परपोषी पर निर्भर होते हैं, लेकिन खुद भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अर्थात दोस्तों कुछ भोजन खुद भी बनाते हैं और आधा कुछ भोजन पेड़ पर भी निर्भर रहते हैं। इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों, मिर्चलेटा हो गया। इसका यदि महत्व की बात करें दोस्तों, तो ये पारिस्थितिकी तंत्र की भूमिका करते हैं, प्रबंधन और प्रभाव में आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्या दिया है, निम्नलिखित में अंतर बताइए। ओ स्पोर एंड जू स्पोर। क्या दोस्तों, ओ स्पोर एंड जू स्पोर में हम लोगों को डिफरेंस बताना है कि डिफरेंस क्या है। दोस्तों ओ स्पोर जो स्पोर दोनों क्या है, दोनों प्रकार के स्पोर हैं जो जीवों के विशेष रूप से फंगी और शैवाल में पाए जाते हैं। ओ स्पोर और जू स्पोर कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, फंगी और शैवाल में पाए जाते हैं। अब लोग हम लोग इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों पहले ओ स्पोर की बात करते हैं दोस्तों, तो ओ स्पोर क्या गठन पर देखते हैं, गठन देखते हैं। तो ओ स्पोर जो होता है उसमें ओ माइसिटीज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ओ माइसिटीज पाए जाते हैं और वे एक मोटी दीवार वाले स्पोर होते हैं। यदि जू स्पोर की बात करते हैं दोस्तों, तो जू स्पोर कुछ फंगी और शैवाल में पाए जाते हैं। और ये क्या दोस्तों, और ये फ्लैजेला में गतिशील स्पोर होते हैं। यदि प्रजनन की बात करते हैं दोस्तों, तो जो ऊ स्पोर होता है ये यौन प्रजनन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। किसके परिणाम स्वरूप बनते हैं दोस्तों, यौन प्रजनन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। यदि जू स्पोर की बात करते हैं दोस्तों, तो जू स्पोर अलैंगिक प्रजनन में भूमिका निभाते हैं। किसमें निभाते हैं, अलैंगिक प्रजनन में भूमिका निभाते हैं। तो गतिशीलता की बात करते हैं, गति की बात करते हैं दोस्तों, तो जो ऊ स्पोर होता है वो गतिहीन होता है। जबकि जू स्पोर की बात करते हैं दोस्तों, तो जू स्पोर क्या है, फ्लैजिला की मदद से गति करता है। ये क्या हो गया दोस्तों, अंतर हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं हम लोग क्या कहना है, जाइगोस्पोर और एप्लोनोस्पोर में हम लोगों को डिफरेंस बताना है दोस्तों। दोस्तों जाइगोस्पोर और एप्लेनोस्पोर दोनों प्रकार के स्पोर हैं। ये जो कुछ जीवों में पाए जाते हैं, जो विशेष रूप से फंगी और शैवाल में। दोनों में डिफरेंस देखते हैं दोस्तों। पहले जाइगोस्पोर के बारे में देखते हैं दोस्तों। जाइगोस्पोर गठन पर बात करते हैं। दोस्तों जाइगोस्पोर जाइगोमाइसिटीज में यौन प्रजनन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। इसमें बनते हैं जाइगोस्पोर दोस्तों, जाइगोमाइसिटीज में। यदि एप्लेनोस्पोर की बात करते हैं दोस्तों, तो एप्लेनोस्पोर अलैंगिक स्पोर होते हैं जो शैवाल और फंगी में पाए जाते हैं। किसमें, शैवाल और फंगी में पाए जाते हैं। कौन, एप्लेनोस्पोर। यदि जाइगोस्पोर की बात करते हैं दोस्तों, तो जाइगोमाइसिटीज में बनते हैं। यदि बात करते हैं विशेषताएं की दोस्तों, तो जाइगोस्पोर जो होता है वो मोटी दीवार वाले होते हैं। और अगर अगर एप्लेनोस्पोर की बात करते हैं दोस्तों, तो एप्लेनोस्पोर की जो विशेषताएं ये गतिहीन होती हैं, अलैंगिक प्रजनन करती हैं। यदि हम लोग कार्य की बात करते हैं दोस्तों, तो जाइगोस्पोर जो होता है वो प्रतिकूल परिस्थितियों में जीव को जीवित रखने में मदद करता है। कौन सा, जाइगोस्पोर। यदि एप्लेनोस्पोर की बात करते हैं दोस्तों, तो एप्लेनोस्पोर प्रजनन और फैलाव में मदद करता है। एप्लेनोस्पोर जो है प्रजनन और फैलाव में मदद करता है। यदि जाइगोस्पोर की बात करते हैं दोस्तों, तो जीवों को जीवित रखने में मदद करता है। आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। क्या है, डिफाइन प्लांट डिजीज। जो प्लांट एकदम प्लांट पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसके अंतर्गत प्लांट डिजीज पढ़ रहे हैं, तो प्लांट डिजीज है क्या, पहले इसके बारे में परिभाषा लिखना है दोस्तों। प्लांट डिजीज क्या है, तो प्लांट डिजीज एक ऐसी स्थिति है, प्लांट डिजीज एक ऐसी स्थिति है जिसमें पौधे की सामान्य वृद्धि, विकास या कार्य विकृति असामान्यता आती है। तो क्या दोस्तों, प्लांट डिजीज में पौधों क्या है, वृद्धि विकास हो गया, कार्य कैसे कर रहा है, इसमें विकृति क्या आ रही है, इसमें असामान्यताएं क्या आ रही है, इसके बारे में आता है दोस्तों। जो प्लांट डिजीज है इसमें फंगी, बैक्टीरिया, वायरस, अजैविक कारक जैसे हो गया, तापमान, पोषक तत्व सबका अध्ययन करता है। इस सबके कारण हो सकता है। प्लांट डिजीज फंगी के कारण हो सकता है, बैक्टीरिया के कारण हो सकता है। यदि और बात करते हैं तो इन्वायरमेंटल पर इफेक्ट पड़ेगा, सभी पर प्लांट डिजीज होगा। ह्यूमिडिटी से प्लांट डिजीज पर इफेक्ट पड़ेगा। और बात करते हैं तो हम लोग पोषक तत्व की जब कमी रहेगी तो उससे इफेक्ट पड़ेगा। और बात करते हैं तापमान जो रहेगा, तापमान यदि कोई प्लांट है, तापमान का भी उस पर इफेक्ट पड़ेगा। आगे देखते हैं दोस्तों क्या दिया है, क्लासिफाई प्लांट डिजीज अकॉर्डिंग देयर कैजुअल एजेंट। दोस्तों यदि हम लोग बात करते हैं, पहले इसके लक्षण की बात कर लेते हैं दोस्तों। प्लांट डिजीज जो है, कैसे हम लोगों का प्लांट डिजीज लगा, लक्षण क्या है दोस्तों।
इसमें असामान्यताएं आने लगती है। यदि प्लांट में कोई डिजीज लगेगा तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको फील होगा, अगर यदि शुरू शुरू में रहेगा, अगर यदि प्लांट में डिजीज बहुत ज़्यादा लग जाएगा तो मान लीजिए प्रत्यक्ष रूप से आपको देखने को मिल जाएगा। यदि शुरू टाइम रहेगा तो आपको फील होगा कि इसका जो लीफ है हल्का सा मुरझाया हुआ है या कुछ कलर चेंज हुआ हुआ है, या प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है, ये आपको उसमें लक्षण के रूप में देखने को मिलेगा। वृद्धि अच्छे से नहीं हो रही है। यदि हम रीजन जानना चाहते हैं दोस्तों किस कारण से होता है, तो रीजन आपसे जीवित रोग रहा होता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, वायरस हो गया, इसके कारण रोग लगता है। यदि अजैविक कारक में देखते हैं दोस्तों तो तापमान हो गया, मतलब वही टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, और बात है दोस्तों पोषक तत्व की कमी हो जाती है उसके कारण हो गया। यदि प्लांट को पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी नहीं मिल रही है तो उसके कारण हो गया। ये सब प्लांट डिजीज के कारण होता है। तो दोस्तों प्लांट डिजीज हम पढ़ रहे हैं तो क्या महत्व है, इसका महत्व की बात करते हैं दोस्तों, तो प्लांट डिजीज पढ़ेंगे तो उसका बचाव करेंगे, हमारी फसल सुरक्षा होगी, हमें उत्पादन ज़्यादा मिलेगा, उत्पादकता ज़्यादा मिलेगी, फसल स्वस्थ रहेगा, उसमें कम लागत लगेगी, ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज हमको होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं डिफाइन वायरस। दोस्तों विषाणु क्या करना है, पहले लिखना है परिभाषा। डिफाइन वायरस की परिभाषा क्या है, वायरस है क्या, इसके बारे में हम लोगों को देखना है। दोस्तों वायरस छोटे संक्रमणकारी एजेंट होते हैं जो जीवों की कोशिका में संक्रमण करते हैं, और उनमें जो क्या होता है दोस्तों, वायरस छोटे संक्रमणकारी होते हैं, और जो क्या करते हैं, जीव जो कोशिका होती है ना उसमें वो संक्रमण करते हैं, कोशिका के अंदर कोशिकाओं में संक्रमण करते हैं। वायरस जीवित कोशिकाओं के बाहर स्वतः गुणा नहीं कर सकते, और वे जीवित कोशिकाओं की मशीनरी का उपयोग करके अपनी प्रतिक्रिया बनाते हैं। अर्थात दोस्तों यदि कोई माध्यम नहीं रहेगा तो वायरस एक प्लांट से दूसरे प्लांट में स्वतः नहीं जा सकते हैं, वो किसी न किसी माध्यम के द्वारा ही प्लांट पे जा सकते हैं। अर्थात दोस्तों कि जब तक यदि कोई बीच का माध्यम नहीं मिलेगा तो वायरस एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे नहीं जा सकते हैं, उसका इफेक्ट नहीं डाल सकते हैं। माध्यम कुछ भी हो सकता है दोस्तों, इंसेक्ट माध्यम हो जाए, हवा माध्यम हो जाए, या मनुष्य हाथ से हाथ लगा रहे हैं हम लोग, यदि कोई फसल का हार्वेस्टिंग कर रहे हैं या कोई मेडिसिन डाल रहे हैं उसमें, ऐसे ऐसे करने से किसी माध्यम से ही वायरस, या वाटर माध्यम हो जाए, माध्यम से ही वायरस क्या है, एक जगह से दूसरे साइड जा सकते हैं। यदि हम लोग वायरस की विशेषताएं की बात करते हैं दोस्तों कि विशेषताएं वायरस का है क्या, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। हम लोग कल क्लास 9, 10, 11, 12 इसको पढ़ते आ रहे हैं वायरस, क्योंकि ये बहुत ही शुरू से हम लोग को मिलते आ रहा है। दोस्तों वायरस क्या छोटे आकार होता है, तो बहुत छोटा होता है, उसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। यदि हमको वायरस देखना है दोस्तों तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को लोगों को पता होगा कि बहुत ही छोटी वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग होती है। माइक्रोस्कोप जो होता है दोस्तों उससे भी जो छोटी वस्तुओं देखने के लिए आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसकी इसकी आवश्यकता होती है। दोस्तों और बात करते हैं कि जीवित कोशिकाओं पर निर्भरता है। अर्थात दोस्तों यदि कोई जीवित कोशिका इसको नहीं मिलेगी तो ये सुष्पावस्था में पड़ा रहेगा, हजारों वर्ष ऐसे ही पड़ा रह सकता है। ये क्या करता है दोस्तों, जब जीवित कोशिकाएं मिलेगी तो सुष्पावस्था तोड़ के जब इसको उचित इन्वायरमेंटल मिलता है तो यह सक्रिय होता है। यदि बात करते हैं दोस्तों कि हमारे एग्रीकल्चर क्षेत्र में वायरस क्या लगता है दोस्तों, तब लोग टोबोको लगता है दोस्तों, मोजोक वायरस लगता है दोस्तों। यदि मनुष्य में बात करते हैं दोस्तों, जानवर में कौन सा लगता है दोस्तों, तो इन्फ्लुएंजा वायरस लगता है। अभी हाल ही में एक वायरस हम लोगों को बहुत ही परेशान किया था, आप लोग जानते कोरोना वायरस पूरी दुनिया जिससे परेशान थी, वो दिखाई तो नहीं दे रहा था बट परेशानियां तो उसे बहुत हुई, तो वायरस लगा रहता है। आगे चलते हैं, देखते हैं दोस्तों हम लोग सेक्शन सी की बात किया जाए दोस्तों, तो ये 10 नंबर का सेक्शन, एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है, इसमें 2 क्वेश्चन करने होते हैं। तो दोस्तों इसको हम लोग अच्छे से लिखते हैं, कम से कम 500 वर्ड लिमिट दिया हुआ है, तो पूरा प्रॉपर तरीके से इसको लिखा जाता है। दोस्तों क्या दिया है, स्केच द बैक्टीरियल सेल, गिव जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया। दोस्तों बैक्टीरिया सेल का जो चित्र बनाना है उसको आप लोग गूगल से या बुक से देख लीजिए कि बैक्टीरिया सेल का फिगर कैसे होता है, राउंड शेप जैसे भी होता है उसको अच्छे तरीके से देख के याद कर लीजिएगा। अब चित्र बनाना है, और उसका चरित्र के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग अपने हिसाब से जो चित्र बनाइएगा तो वर्णन कर दीजिएगा। बाकी थोड़ा बहुत हम बता दे रहे हैं बैक्टीरियल सेल से, बट आप लोग अपने चित्र के अनुसार ही वर्णन कीजिएगा। दोस्तों बैक्टीरियल सेल क्या होता है, ये प्रोकैरियोटिक होती है। ये बैक्टीरिया में नाभिक और अन्य झिल्ली नहीं होते हैं। इसमें कोशिका दीवार दोस्तों कोई बैक्टीरिया में कई बैक्टीरिया में कोशिका दीवार होती है जो संरचना सुरक्षा प्रदान करती है।
आकृति और आकार की बात करते हैं दोस्तों, तो बैक्टीरिया विभिन्न आकार में होता है, जैसे कोकस गोलाकार बोल ही रहे हैं, बैसिलस हो सकता है छड़ आकार का, स्पाइरोकेट हो सकता है। यदि प्रजनन की बात करते हैं दोस्तों, तो बैक्टीरिया का द्विभाजन द्वारा तेजी से प्रजनन होता है। क्या दोस्तों? द्विभाजन द्वारा प्रजनन होता है। आकृति आकृति आकार बेलनाकार हो जाएगी बैक्टीरिया, गोलाकार हो जाएगी, छड़ाकार हो जाएगी, ये बैक्टीरिया का आकार हो जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं डिस्क्राइब इन ब्रीफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड फ्रूटिंग बॉडी ऑफ फंगी। क्या दोस्तों? कवकों के पोषण की विधि एवं फ्रूटिंग बॉडीज का संक्षेप में वर्णन करना है। दोस्तों जो कवक होते हैं, फंगी अपनी विशिष्ट पोषण विधि और फलन शरीर के लिए जाने जाते हैं। इनका जो पोषण होता है दोस्तों, तो सेप्रोफाइटिक होता है, पैरासाइटिक होता है और सिम्बोयसिस होता है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों फलन शरीर की, इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। फलन शरीर जो इसका होता है, फ्रूटिंग फ्रूटिंग बॉडी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उसको हिंदी में फलन शरीर ही बोलते हैं या फलन काय बोलते हैं। तो फ्रूटिंग बॉडी जो होता है दोस्तों, मुश्किल और स्पोर होता है, इसमें विविधता होती है। क्या होता था? फंगी के फलन शरीर जैसे मशरूम स्पोर का उत्पादन करते हैं, जो प्रजनन में मदद करते हैं। विविधता क्या होती है दोस्तों? फलन की शरीर की आकृति और संरचना विभिन्न फंगी में भिन्न भिन्न होती है। तो इसका इंपॉर्टेंट देखते हैं दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट क्या है? अपघटन और पोषक चक्र में पारिस्थितिकी तंत्र की भूमिका में। आगे चलते हैं दोस्तों, क्या दिया हुआ है? एक्सप्लेन अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ वायरस बाय द वेक्टर। तो दोस्तों क्या होता है? वायरस का संचरण और उनके वाहक के बारे में हम लोगों को लिखना है। तो दोस्तों वायरस जो है संचरण वाहक हम पहले ही बता चुके हैं दोस्तों कि वायरस अपने से एक प्लांट से दूसरे प्लांट में नहीं जाएगा, इसके लिए किसी वाहक की जरूरत पड़ेगी, चाहे वाहक जो भी हो। दोस्तों वायरस संचरण वाहकों द्वारा एक महत्वपूर्ण तरीका है जिससे वायरस पौधे और जानवरों में फैलते हैं। वाहक वे जीव होते हैं जो वायरस को एक परपोषी से दूसरे परपोषी तक पहुंचाते हैं। अच्छा दोस्तों, जब प्लांट की बात करते हैं तो वाहक वे होंगे जो एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक उसको पहुंचाएंगे। जैसे दोस्तों इंसेक्ट है, किसी प्लांट में वायरस लगा हुआ है, उसके लीफ में वायरस लगा हुआ है, उस पे उसका लीफ का जो लीफ पे बैठा, वहां पर अपना सूंड लगाया लीफ में, उसका रस चूसा, वो दूसरे प्लांट पे गया, फिर उस प्लांट के पत्तियों पर लीफ लगाया, तो उसके जो सूंड से वहां से वायरस एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जाएगा, वो अपने से नहीं जा सकता है। और दोस्तों यदि हम बात करते हैं कि वहाँ क्या कीट हो जाएगा, नेमोटेड वाहक हो जाएगा, फंगी वाहक हो जाएगा। यदि नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्या दिया है? राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग। शॉर्ट नोट लिखना है दोस्तों, किसी पैथोजन पे लिखना है, कैजुअल एजेंट पे लिखना है, डिजीज डेवलपमेंट पे लिखना है, बीबी मुंडकर पे लिखना है। दोस्तों देखते हैं पैथोजन, हम लोग देखते हैं पहले पैथोजन क्या है दोस्तों। पैथोजन ऐसे जीव व एजेंट होते हैं जो रोग या बीमारी के कारण बनते हैं। तो विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ या अन्य सूक्ष्म जीव। यदि कैजुअल एजेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो कैजुअल एजेंट वह एजेंट होता है जो किसी विशेष रोग या स्थिति के कारण बनता है। यह एजेंट जीवित या अजैविक रासायनिक पदार्थ, विषाक्त पदार्थ हो सकते हैं, अर्थात यह जीवित या अजैविक हो सकता है कैजुअल एजेंट। रोग विकास की बात करते हैं दोस्तों, डिजीज डेवलपमेंट। तो डिजीज डेवलपमेंट वह प्रक्रिया है जिसमें एक रोग कारक परपोषी में प्रवेश करता है, फिर गुड़ा करता है और रोग के लक्षणों का कारण बनता है। यह प्रक्रिया कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि रोग कारक की प्रकृति, परपोषी की प्रतिरक्षा प्रणाली और पर्यावरण परिस्थितियां। आगे चलते हैं दोस्तों, दिया है हम लोगों को बीबी मुंडकर। देखो बीबी मुंडकर की बात करते हैं तो बीबी मुंडकर एक प्रसिद्ध भारतीय माइकोलॉजिस्ट थे। कौन थे? साइंटिस्ट थे, माइकोलॉजिस्ट के साइंटिस्ट थे। बीबी मुंडकर कौन थे? वो भारतीय थे और माइकोलॉजिस्ट के साइंटिस्ट थे। वो क्या क्या किए थे दोस्तों? उन्होंने फंगी और पौधों के रोगों का अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। किसमें? फंगी के रोगों, फंगी और रोगों, जो पौधे के जो रोग लगते हैं और उसके बारे में अध्ययन करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं ईजे बटलर। तो ईजे बटलर के बारे में तो आप लोग बहुत जानते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में ईजे बटलर तो बहुत ही महान कार्य किए हैं। उनकी बहुत सी परिभाषाएं आपको एग्रीकल्चर में जाएंगे तो आप लोग सोशियोलॉजी में आपको परिभाषाएं ईजे बटलर की मिलेगी। ईजे बटलर दोस्तों क्या है? एक प्रसिद्ध ब्रिटिश माइकोलॉजिस्ट और प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे। क्या थे दोस्तों? ब्रिटिश थे और क्या थे? माइकोलॉजिस्ट और प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने भारत में काम किया और पौधे के रोगों के अध्ययन का महत्वपूर्ण योगदान दिया। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं हम लोग। बस दोस्तों इतना ही क्वेश्चन है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।